तो गाइस हमारा आज का जो लेक्चर है क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका एक चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इस चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बेसिकली बोर्ड एग्जाम के लिए होता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इस सब का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा या टेलीग्राम के माध्यम से, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उठता क्या है कि भौतिक अधिशोषण क्या है। देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दो क्वेश्चन आपसे बार बार आपके एग्जाम में आता है कि भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है जब अधिशोष्य और अधिशोषण, अधिशोष्य और अधिशोषण दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल बल वांडर बल आकर्षण बल से जुड़ा होता है। दुर्बल वांडर बल आकर्षण बल से जुड़ा होता है। देखिए दुर्बल वांडर बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। आराम से थोड़ा सा, जब अधिशोष्य और अधिशोषण दुर्बल वांडर बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है तो भौतिक अधिशोषण कहलाता है। फिर भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भौतिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो भौतिक अधिशोषण क्या है? अधिशोष्य और अधिशोषण के मान दुर्बल वांडर बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है तो भौतिक अधिशोषण कहलाता है। यह इसके लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, मैंने तो समझिएगा, बहुत प्यारा सा है कि रासायनिक अधिशोषण की बात करें, जब अधिशोष्य और अधिशोषण प्रबल रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अधिशोषण बोलेंगे। और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देख सकते हो डिफिनेशन मैंने जो बोला वही सेम होगा कि अधिशोष्य और अधिशोषण प्रबल रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपको रासायनिक अधिशोषण बोलते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि भौतिक अधिशोषण दुर्बल बल से क्यों जुड़ा होता है और रासायनिक अधिशोषण प्रबल से क्यों जुड़ा होता है। समझिए, जो भौतिकी मतलब होता है जो वायर वायर होता है, तार उर, अगर एक लगा जोड़ भी देते हो तो आराम से उसको अलग कर सकते हो। लेकिन रासायनिक भौतिक अधिशोषण को अलग कर सकते हो, इसलिए दुर्बल रूप से जुड़ा होता है। मतलब वायर को अगर एक साथ कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, तो उसको अलग कर सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण की बात करें, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे कि अब देखिए हम क्या करेंगे, चीनी में पानी घोल देंगे, ठीक है ना, चीनी में पानी घोल देंगे। ये बेसिकली एक अभिक्रिया कर दी है, चीनी और पानी की एक अभिक्रिया कर दी है, शरबत बना दी है, जहां पे विलायक का काम आपका पानी किया, विलय का काम आपका चीनी किया, और बना एक शरबत जो उसको विलयन कहते हैं, ठीक है। तो पानी और चीनी जब घुल गया, तो जब घुलने के बाद क्या उसमें से चीनी निकाल सकते हो आप? जी नहीं। निकाल सकते हो लेकिन बहुत प्रोसेस करने के बाद उसको गर्म करना पड़ेगा, पानी को वाष्प के रूप में बाहर करना पड़ेगा। इसलिए प्रबल रासायनिक बंधन, प्रबल मतलब मजबूत, प्रबल रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। यह अब इसके लिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। और दोनों में अंतर भी आपके एग्जाम में खूब पूछता है, तो दोनों में अंतर समझिए पहले। तो सबसे पहला आपको अंतर निकल के क्या आता है, भौतिक अधिशोषण क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और रासायनिक अधिशोषण क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दो निकल क्या है, तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। साथ में बात कर लेते हैं, एक पॉइंट हो गया। दूसरा का पॉइंट क्या है, भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान कम होता है। क्योंकि देखिए जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिकी विज्ञान जो आप पढ़े होंगे, तो भौतिकी में क्या होता है, भौतिकी में अगर तार जो वायर है वो गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा तो काम करेगा नहीं, वो उसका ऊष्मा का मान कम होता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान अधिक होता है, क्योंकि जब ऊष्मा का मान अधिक होगा तब ना अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट, इसमें आणविक सतह का निर्माण होता है, कई मतलब बहुत सारे आणविक सतह का निर्माण होता है भौतिक अधिशोषण में, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक सतह का निर्माण होता है। इस पर जरूर तजब्बु दीजिएगा आप थोड़ा सा कि यहाँ पे भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, एक कई मतलब बहुत सारे आणविक सतह का निर्माण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक सतह का निर्माण होता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट बहुत प्यारा सा है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। आप ही बताओ कि अगर कोई वायर को, तार की बात कर ले, अगर तार में अगर टेम्परेचर हीट करेंगे, अगर तापक्रम बढ़ाएंगे तो उसका चलकता बढ़ेगा घटेगा? घटता है मेरे दोस्त। प्रतिरोध बढ़ता है, चलकता घटता है। जब भी कोई चालक पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका चलकता घटेगा। आप ही बताओ, जब मोबाइल गर्म हो जाता है, मोबाइल क्या है, मोबाइल में जो भी उपयोग हुआ है सब फिजिक्स का ही चीज है।
ऐसा नहीं कि कोई में अभिक्रिया कर दिया गया, रिएक्शन कर दिया गया, जी नहीं। टोटल के टोटल उसमें फिजिक्स का उपयोग है, चाहे बैटरी हो, बैटरी सेल क्या है? सेल एक फिजिक्स का है। उसमें बात करें चाहे कोई चीज, चार्जर, वायर, क्या है? आपको फिजिक्स का। एक कैपेसिटर, फिजिक्स का। ए टू जेड फिजिक्स का। बल्ब उसमें लगा है, फिजिक्स का। डिस्प्ले टीवी लगा है, फिजिक्स का। यानी कि ए टू जेड उसमें फिजिक्स का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो अभी बताओ, जब मोबाइल गर्म होता है तो क्या फास्ट चलता है? नहीं, वो स्लो चलना शुरू होता है। यानी कि जब हीट होगा तो उसकी चालकता कम हो जाता है। वही कहता है ताप बढ़ने पर इसका अधिशोषण घटता है। क्या होगा? घटेगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण जितना गर्म करबो, चाली चीनी पानी के जल्दी से मिलाना है, तो चीनी पानी जब गर्म रहेगा, चीनी आराम से घोल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ता है। ताप बढ़ने पर भौतिक रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन और निलंबन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। कोलाइडी विलयन वैसा विलयन है, देखिए, कोलाइडी विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण। कैसा मसला? विसमांगी मिश्रण। कोलाइडी विलयन वैसा विलयन है या दो से पदार्थों का विसमांगी मिश्रण है, जिसमें जो कणों का जो आकार होता है, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। मैंने कहा कोलाइडी विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण है, जिसमें क्या होता है? जिसका कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और इस विलयन में कणों को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, नैनोमीटर बहुत छोटा चीज है, ठीक है ना? बहुत छोटा है, तो इसमें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना? ये पूरी तरह पारदर्शी नहीं होता। पारदर्शी मतलब होता है जिसको आर पार देख सकते हैं। पूरी तरह पारदर्शी न होने का मतलब है थोड़ा सा देख सकते, थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं, हम लोग पारभासी कह सकते हैं। पारभासी वैसे पदार्थ होता है जिससे हम आर पार कभी कभी देख सकते हैं, जैसे बैलून। बैलून फुलाए हुए हैं, बैलून के आर पार देखेंगे, लगेगा कोई आदमी है आर पार, उधर आदमी है, लेकिन पूरा फ्रेश नहीं दिख पाएंगे। तेल लगा हुआ कागज की बात कर ले, ठीक है, घिसा हुआ शीशा की बात कर ले, वो सब हमारा पारभासी होता है। तो एक प्रकार का ये पारभासी कह सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण है, जिसमें कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इस विलयन में जो कणों को हम लोग सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। किसके माध्यम से? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। और ये पूरी तरह पारदर्शी नहीं होता है। ठीक है। चलिए, लेकिन निलंबन की बात करें, निलंबन भी सेम डिफिनीशन के साथ होगा। बस इस डिफिनीशन में जो वहां पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच था, तो यहाँ पे डिफिनीशन में क्या होगा? 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। मैंने इसमें क्या होता है कि निलंबन दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण है, जिसमें कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से अधिक होता है, सॉरी 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। जब 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा, उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे नहीं, उसको हम खुले आंखों से भी देख सकते हैं। हाँ, इतना बड़का बड़का कौन रहेगा, अतः तक कौन रहेगा, आंख से नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। वही कहता है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। और यह अपारदर्शी होता है, क्योंकि अगर किसी बोतल में, किसी पात्र में अगर गिट्टी डाल दिया जाए, तो गिट्टी के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते, इसलिए अपारदर्शी होता है। और इसे हम खुले आंखों से, यानी कि आंखों से भी देख सकते हैं। किसको? निलंबन को। तो निलंबन क्या है? निलंबन दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण है, जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। और इसमें क्या होता है? यह अपारदर्शी होता है, जिसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है? देखिए, टिंडल प्रभाव बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव क्या है? जब कोलाइडी विलयन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है, तो उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। देखिए, समझिए, कोई यहाँ पे कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी क्या है? कोलाइडी विलयन जस्ट पढ़ा दिया आपको, ये विलयन है। जब इसमें से प्रकाश जाएगा, जब इस पात्र से प्रकाश जाएगा, तो इसका जो मार्ग है, ये रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता, ये प्रकाश है, ठीक है ना, प्रकाश, ठीक है ना? तो प्रकाश जब इसमें जाएगा, सूर्य प्रकाश है, तो इसका मार्ग इसमें नजर आने लगा, भाई ये रास्ता से मार्ग प्रकाश जा रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे टिंडल प्रभाव। तो मैंने कहा, जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? प्रकाश का मार्ग दिखाई देने पड़ता है। प्रकाश का जो मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। मैंने कहा, जब प्रकाश का किरण किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है, किसी भी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है, तो ये प्रकाश का जो रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता होता है, ठीक है ना, रास्ता, रास्ता। तो प्रकाश का जो रास्ता है वो दिखाई पड़ने लगता है, दिखाई देने लगता है। इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं हम लोग? टिंडल प्रभाव। ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2015 के एग्जाम में पूछा भी गया था।
7 नंबर क्वेश्चन है ब्राउनी गति क्या है। देखिए जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है, जब भी कोलाइडी विलयन का हम लोग निरीक्षण करते हैं तो कोलाइडी जो कण होता है वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करता है। जब भी हम कोलाइडी कणों का जो निरीक्षण करेंगे, अगर उसका हम लोग उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, उसका हम खोज पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करते हैं, तो जो कोलाइडी कण होता है वो हमारा टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से गमन करता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, मतलब उसी पात्र में इधर घूमते रहता है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से गमन करता है। जो फिगर देखो आप, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से गमन करता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति क्या है, जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करता है, तो इसे ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द्रवरागी कोलाइड, द्रव विरागी कोलाइड। देखो मैं दो कोलाइड भी बता रहा हूँ, ऐसे कोलाइड, एक होता है लायोफिलिक कोलाइड, देखो लायोफिलिक, फिलिक, फिलिक, ठीक है ना, एक होता है लायोफोबिक, फोबिक, बिक, ठीक है। फर्क क्या है, फिल, लॉ और बॉ, ठीक है ना, फिलिक, फोबिक। तो लायोफिलिक, देखो यहाँ पे लगाया क्या, लायो, ठीक है ना, लायोफिलिक, लायोफिलिक, और इसमें लगा देंगे लायोफोबिक। फर्क सिर्फ आपको यहाँ पे नजर आएगा मेरे दोस्त, फिलिक में और फोबिक में, ठीक है ना, फर्क सिर्फ इतना ही क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। तो लायोफिलिक और फोबिक, तो देखो लायोफिलिक की बात करें उसको हम लोग कहते हैं द्रव रागी, द्रव रागी, जो आपके सामने है, द्रव रागी कोलाइड। इसको लायोफोबिक क्या बोलते हैं, द्रव विरागी कोलाइड। तो द्रव रागी और द्रव विरागी में समझिए क्या है, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम में क्या करते हैं, परिक्षेपण माध्यम के साथ शीघ्रता मतलब फास्ट, बहुत जल्दी, शीघ्रता मतलब जल्दी, फास्ट, शीघ्रता से क्या होता है, कोलाइडी विलयन बनाता है। यानी कि वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम में जल्दी से, शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाता है, द्रवरागी आई मीन लायोफिलिक कोलाइड कहलाता है। मैंने कहा वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम में शीघ्रता मतलब जल्दी से क्या होता है, द्रवरागी कोलाइडी विलयन बनाता है, उसको द्रवरागी कोलाइड आई मीन लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। लायोफोबिक कोलाइड क्या है, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी विलयन बनाता ही नहीं है, क्या बनेबे नहीं करेगा। देखो आप द्रव विरागी, लायोफिलिक की बात कर, लायोफोबिक की बात कर लेते हैं, यानी लायोफोबिक यानी द्रव विरागी, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, कोलाइडी विलयन बनाता ही नहीं है, कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, द्रव विरागी कोलाइड आई मीन लायोफोबिक कोलाइड कहलाता है, ठीक है। अब दोनों में अंतर भी पूछता है खूब, क्या है अंतर देखिए, अंतर समझो मेरे दोस्त। देखिए सबसे पहला आपको टॉपिक आता है, इसमें जो द्रवरागी की बात कर ले, लायोफिलिक की बात कर ले, लायोफिलिक में क्या होता है, बड़े बड़े अणु जो होता है कण के रूप में रहता है, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन बनाता है। इसमें जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, इसलिए बड़े बड़े अणु जो होता है कण के रूप में रहता है। क्योंकि द्रवविरागी यानी कि लायोफिलिक फोबिक की बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें तो भाई कोलाइडी विलयन बनाएगा ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, कणों का आकार बहुत छोटा छोटा रहता है, ठीक है ना, तो इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में रहता है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस पर क्या आवेशों की मात्रा शून्य होता है, इसके आवेश की मात्रा शून्य होता है, ठीक है ना। किसमें, द्रवरागी यानी लायोफिलिक कोलाइड की जो हो, उसमें आवेशों की मात्रा शून्य होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, देखो यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आवेशों की मात्रा क्या होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक आई मीन निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। मैंने कहा द्रवरागी में जो होता है आई मीन लायोफिलिक में जो होता है, वो क्या होता है, आवेशों की मात्रा शून्य होता है, कोई आवेश चार्ज नहीं होता उस पर। लेकिन द्रव विरागी आई मीन लायोफोबिक की बात करें, इसमें आवेशों की मात्रा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। द्रवरागी जो होता है कम अस्थायी होता है, सॉरी अधिक अस्थायी होता है। द्रवरागी क्या होता है, अधिक अस्थायी आई मीन जो लायोफिलिक होता है वो अधिक अस्थायी होता है, देखो ये अधिक अस्थायी होता है, जबकि इसी का जो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, 2 का 3, 3 का 2 लिखा गया है, ठीक है। और द्रवविरागी की बात करें, यह कम अस्थायी होता है, ठीक है। यह अंतर आपसे एग्जाम में पूछेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्कंदन क्या है, स्कंदन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। स्कंदन जो होता है, जब कोलाइडी विलयन को किसी विद्युत अपघट्य के साथ मिलाया जाता है। मैंने कहा जब कोलाइडी विलयन को, विद्युत अपघट्य क्या है, मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 3 में, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य क्या है,
विद्युत अपघट्य क्या है, ये चैप्टर 3 में पढ़ना है, आप जाकर चेक कर सकते हो, केमिस्ट्री का चैप्टर 3, ठीक है ना। तो जब कोलाइडी विलयन को विद्युत अपघट्य में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो कोलाइडी कण क्या होता है, कोलाइडी कण जो होता है वो आवेशित हो जाता है। कोलाइडी कण जो होता है वो विद्युत आवेशित हो जाता है। होकर क्या होता है, परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, परस्पर एक जगह, ये संयुक्त मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक जगह गुटिया जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं, और अवक्षेपण बना लेते हैं। अवक्षेपण, अवक्षेपण, और इसी अवक्षेपण को, विद्युत अपघट्य के इसी अवक्षेपण को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कंदन कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन, विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण को ही स्कंदन कहते हैं। मैंने कहा जब कोलाइडी विलयन विद्युत अपघट्य के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, जो कोलाइडी कण होता है आवेशित होकर परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं, वह संयुक्त होकर अवक्षेपण बनाते हैं, अवक्षेपण बनाते हैं। तो क्या होता है, तो विद्युत अपघट्य जो होता है, जो विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी कणों का अवक्षेपण को ही स्कंदन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या है, अपोहन क्या है। मैं तो अपोहन की बात करें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आपके साथ जो भी दोस्त पढ़ रहे हैं अगल बगल में कोचिंग वोचिंग में, सबको लाइए केकेजी क्लासेस पे, क्योंकि प्रॉपर बैच चला रहे हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ोगे 450 प्लस कोई नहीं छीनेगा मेरे दोस्त, मैं यह गारंटी देता हूँ। बशर्ते उसको हमारा जो पढ़ाया गया उस चीज को फॉलो करना है। इसका पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या अपोहन क्या है, देखिए, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में से अशुद्धियों के अलग करने की क्रिया या अलग करने की विधि को हम अपोहन कहते हैं। इसे समझिए, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, मान लेते चाय, चाय बना, ठीक है ना। चाय को क्या करेंगे हम, चाय में से चाय पत्ती को अलग करने की क्रिया, चाय में से चाय पत्ती को अलग करने की जो विधि है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोहन कहेंगे। मान लेते हैं झिल्ली जो हमारा परचमेंट झिल्ली को हम मान लेते हैं चाय छन्नी है, क्या है, चाय छन्नी, छन्नी, चाय छन्नी। और कोलाइडी विलेन हमारा चाय है, ठीक है, चाय। तो चाय में से यानी कि किसके मदद, चाय छन्नी द्वारा चाय में से अशुद्धि क्या है, चाय पत्ती है, अशुद्धि को हम क्या कहेंगे, चाय पत्ती, ठीक है ना, चाय पत्ती, ठीक है ना। तो चाय पत्ती अशुद्धि अलग करने की विधि को अपवन कहेंगे। अब अपनी भाषा में क्या कर सकते हैं कि चाय छन्नी द्वारा चाय में से चाय पत्ती को अलग करने की विधि को हम लोग अपवन कहेंगे अपनी भाषा में। लेकिन अब वहां पे इसके भाषा में क्या कहेंगे कि पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में से अशुद्धियों के अलग करने की विधि को क्या बोलेंगे हम लोग, पोहन कहेंगे। जो आपके एग्जाम्पल में दिख रहा है, ये हमारा पर्चमेंट झिल्ली है, आप देख सकते हो पर्चमेंट झिल्ली है, ठीक है ना, दिख रहा है। इसमें जो बूंदा बूंदा दिख रहा है वो चाय पत्ती के रूप में अशुद्धि है, और इसको हम निकाल रहे हैं, किसके में, कोलाइडी विलयन में से इसको निकाल रहे हैं, इसी को अपहन कहेंगे। शायद इसमें समझाने में कोई दिक्कत नहीं, अपहन क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव आपको इतना ही था। इतना इतना क्वेश्चन हर चैप्टर का अगर पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मैं 100% बोल सकता हूँ। क्योंकि एक साल नहीं, मैं अभी 6 से 7 साल से मैं लगातार इस चीज पर पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, केकेजी क्लासेस का ऐप भी है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर पर केकेजी क्लासेस सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।